हाँ जी लिखिए। इन अ बैंक प्रिंसिपल इंक्रीजेज एट द रेट ऑफ R% per year. R% per year. In a bank, principal increases at the rate of R% per year. Find the value of R. Find the value of R if 100 rupees double itself in 10 years. और यहां पे एक वैल्यू दी हुई है, वो आप यूज कर सकते हैं, log 2 base e. log 2 base e की वैल्यू है 0.6931. किसी बैंक में प्रिंसिपल इंक्रीज हो रहा है R% पर ईयर के रेट से, आर की वैल्यू बतानी है, जबकि ये दिया हुआ है कि 100 रुपए डबल हो गए हैं 10 साल में, और ये वैल्यू यूज करने के लिए दी। केतन और आसन शायद थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया। मैंने क्वेश्चन दिया, ये ग्रोथ रेट का क्वेश्चन है। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। आज का क्वेश्चन नोट कर लेना। एक बैंक है जिसमें प्रिंसिपल R% पर ईयर के रेट से इंक्रीज हो रहा है, आर की वैल्यू पूछ रहे हैं ये, और कंडीशन है 100 रुपए के डबल हो जाएंगे 10 साल में। ओके सर। अच्छा भाई, क्या मैं एक्सप्लेन करूं या आता है आप लोगों को? मुझे फटाफट से बताना, अगर आपको आता है तो आप ट्राई कर लो, और अगर नहीं आता तो मुझे बता दो ताकि मैं एक बार एक्सप्लेन कर दूं इसको। सर एक बार एक्सप्लेन कर दो। मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो, ऐसे क्वेश्चंस ग्रोथ एंड डिके रेट वाले सेम टाइप के होते हैं। आप सबसे पहले ये एज्यूम करो, लेट किसी भी टाइम टी पर आपका जो अमाउंट होगा ये P रुपीज होगा, कैपिटल P मान लो। ठीक है, इसमें टाइम आपका वेरिएबल है, टाइम तो हमेशा बदलता ही है क्योंकि, और आपका P भी इस टाइम के अकॉर्डिंगली चेंज हो रहा है, तो ये भी वेरिएबल है। अब ये किस रेट से चेंज हो रहा है? आप लिखोगे DP, इसका चेंजिंग रेट, किसके रिस्पेक्ट में? T के रिस्पेक्ट में DT। तो मैंने क्या लिखा? DP अपॉन DT। ये जो है ये दिया हुआ है R% के रेट से चेंज हो रहा है, दैट मींस R अपॉन 100, जितना भी T टाइम पर P प्रिंसिपल अमाउंट है, तो P आपका है अमाउंट टाइम T पर P, तो जितना भी P है उसका R% चेंज हो रहा है, ये आपका DP अपॉन DT हो गया। क्या ये चीज समझ में आती है? तो मैं आगे बढ़ूंगा अगर ये क्लियर है तो। यस सर। अच्छा, अब हम इसमें क्या करेंगे? डिफरेंशियल इक्वेशन तो तैयार हो गई है, वेरिएबल्स को सेपरेट करेंगे। अब देखो DP का तो DP रहेगा, ये वाला जो P उधर मल्टीप्लाई में है वो DP के नीचे रख दिया हमने, ऐसे P आ गया। उधर ये R अपॉन 100 रहेगा, और ये DT ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई में इस तरफ आ गया। और अब हम इसमें दोनों साइड पे इंटीग्रेशन का साइन लगा देंगे। अब कोई एक बात बताओ, R कांस्टेंट होगा या वेरिएबल होगा, बदल रहा होगा बार बार बैंक में, या एक बार ये फिक्स हो चुका होगा? सर फिक्स हो चुका होगा। ये तो फिक्स्ड है। रेट ऑफ इंटरेस्ट एक बार बैंक ने कह दिया 10% देंगे तो 10% ही देंगे, ये फिक्स्ड है, इसका मतलब ये कांस्टेंट वैल्यू है। तो इंटीग्रेशन करते हैं, देखो DP अपॉन P, तो 1 अपॉन P का इंटीग्रेशन तो होता है भी log P, कांस्टेंट को बाहर निकाल लो, R अपॉन 100, और यहाँ पे मेरे को 1 का इंटीग्रेशन बोलो आप। T बता रहा हूँ, 1 का इंटीग्रेशन T एंड प्लस T। पहला क्वेश्चन दिया है अभी ग्रोथ रेट का। हाँ मैंने स्टार्ट कर दी, मैं समझाया था अभी, एक ही क्वेश्चन दिया। अच्छा, अब जब ये इंटीग्रेशन सॉल्व हो जाता है ना, तो ऐसे ग्रोथ और डिके रेट के क्वेश्चन में एक चीज ध्यान रखनी है जो आपको अपनी तरफ से यूज करनी है। आपको टाइम को लेना है एक बार 0, मतलब टाइम मान लेते हैं इनिशियल है, अभी स्टार्ट नहीं हुआ, तो आपका ये जो P होता है ना, ये अमाउंट, ये टाइम T पर था, अगर टाइम को 0 कर दोगे तो ये वाला जो P है वो इनिशियल वैल्यू बन जाएगा, जो 100 रुपए है आपकी। तो P आपने लिखना है जो हम पैसा जमा कर रहे हैं, यानी 100 रुपए।
तो ये चीज आपको अपनी तरफ से क्वेश्चन में पुट करनी है। मैंने स्टार मार्क कर दिया है, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ नहीं होगा। अब इसमें आ जाओ जरा, पुट कर दो p के प्लेस पर 100, तो ये हो गया log 100। यहाँ t के प्लेस पर 0 रखोगे, पूरी टर्म 0 हो जाएगी, तो 0 प्लस c की वैल्यू log 100 होगी। अभी c की वैल्यू को वापस जाओ अपने सॉल्यूशन में यहां पुट करो, log p r अपॉन 100 इंटू t प्लस log 100। अब क्या करना है इसमें, अब दूसरी कंडीशन क्वेश्चन की ले लो। 100 रुपए डबल होने वाले हैं 10 साल में, तो बताओ ये तो 100 रुपए डबल हो जाएंगे, डबल होके आपका पी कितना हो जाएगा अगर 100 रुपए को डबल करेंगे तो? 200। आर तो पता नहीं है, टाइम जरूर पता है, कह रहे हैं 10 साल में, तो 10 साल पुट कर लेते हैं, एंड प्लस log 100। अब ये बता दो, अगर ये log 100 इधर आके माइनस हो जाए तो यहां कितना बचेगा, पूरा बताओ। log 2 log 2। और इधर क्या बचा है आपका, 0 0 कैंसिल करके r अपॉन 10। अब अगर ये log 2 की वैल्यू देंगे तो हम पुट कर लेंगे भाई, ये दी हुई है देखो। log 2 की वैल्यू बेस ई पे कितनी है 0.6931, और इनटू 10 कर दो इसके अंदर, तो 6.931 आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। 6.931 को आप चाहो तो 7% भी कह सकते हो। तो बैंक जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है वो 7% हुआ। अब ये क्वेश्चन फिर से समझो, एक आप मुझे ऐसा करके दिखाओ। क्वेश्चन क्या है, इन अ बैंक, कोई बैंक है, उसमें प्रिंसिपल आपका इंक्रीज करता है एट द रेट r% पर ईयर इंक्रीज करता है, ठीक है। हमने कहा चलो ठीक है। ये कहते हैं आर की वैल्यू बताओ, कंडीशन ये दे रहे हैं कि 100 रुपए जब डाले गए इस बैंक में तो वो डबल होके हो गए हैं 10 साल। 10 साल में वो डबल हो गया है, तो आपको ये बताना है कि ये किस रेट ऑफ इंटरेस्ट से आपका प्रिंसिपल इंक्रीज कर रहा है। हमने फर्स्ट लाइन क्या लिखनी है, ग्रोथ रेट के क्वेश्चन में फर्स्ट लाइन हमेशा यही होगी, एट टाइम टी। आप टाइम टी लिखेंगे और जो भी अमाउंट है आप उसको पी मान लें, क्योंकि ये जो टाइम टी है ये लगातार बदल रहा है, हर सेकंड हर पल बदल रहा है ना ये, तो टाइम टी के अकॉर्डिंगली आपका ये अमाउंट भी लगातार बदल रहा होगा। तो ये बदल रहा है, इसका मतलब इसका डिफरेंशिएशन हो रहा है डीपी, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में dt। और ये जो डेरिवेटिव होता है ना, ये किसके इक्वल रखना होता है, r% का चेंज आ रहा है, r/100 किसमें चेंज आ रहा है, इस p की वैल्यू में, तो r/100 इंटू। उसके बाद वेरिएबल सेपरेट आराम से हो जाते हैं, dp के नीचे ये वाला p पहुंच गया, ये dt वहां चला गया r/100 के साथ, और दोनों साइड पे इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया गया। 1/p का इंटीग्रेशन log p, ये कांस्टेंट वैल्यू है, बाहर निकालो, ये बाहर आ गई, यहाँ 1 रह गया था खाली, 1 का t कर दिया, एंड प्लस c। अब ध्यान रखना है, c निकालने के लिए जो कंडीशन होती है वो हमेशा ये रहती है हर क्वेश्चन में, p को 0 पुट कर दिया करो, और ये जो p होता है इसको बना दिया करो इनिशियल वैल्यू जो शुरुआत में पुट की गई थी बैंक में, वो तो 100 रुपए थे, तो p को 100 रुपए रख दिया, पुट कर दो, p 100 रख दो, t को 0 रख दो, c को c रहने दो, ये रहा। तो यहाँ से c निकल गया आपका log 100। वापिस आओ, c की वैल्यू को इस जगह पे वापस लाके पुट कर दो, तो log p r/100t ये रहा, और प्लस log 100। अब ये जो क्वेश्चन कह रहा है उसकी बात सुनो, ये कहता है 100 रुपए डबल हो गए हैं, तो p आपका 200 हो गया है, कितने साल में, 10 साल में, ये log 100 का log 100, और यहां से आराम से r की वैल्यू आ जाए। इसकी वेटेज अगर ये बोर्ड एग्जाम में दे दिया जाए तो 3 मार्क्स है। थोड़ा जल्दी से मुझे अगला करके दिखाना। आई नोट करने वाला बिल्कुल ऐसे दूंगा एक और, फिर से समझाया था, कोई बात नहीं, फिर से बताता हूँ, देखते हैं। पहले तो यहाँ तक का क्वेश्चन क्लियर है, क्वेश्चन ये मैंने बस शुरू का वो नहीं लिखा, इन अ बैंक, किसी बैंक में प्रिंसिपल इंक्रीज हो रहा है r% पर ईयर के रेट से, ठीक है। ये कहते हैं आर की वैल्यू निकालनी है, और कंडीशन ये कह रहे हैं कि जबकि हमने 100 रुपए डाले थे बैंक में, वो 10 साल में डबल हो गए। अब हमने क्या लिखना है, सबसे पहले किसी टाइम टी पर, टी जबकि एक वेरिएबल वैल्यू होगी, लगातार बदल रही होगी, अमाउंट मान लिया हमने पी है, तो जब पी बदल रहा होगा तो आपका पैसा भी लगातार बदलता जाएगा। तो पी का डिफरेंशिएशन करा टी के रेस्पेक्ट में, ये डिफरेंशिएशन की वैल्यू किसके इक्वल होगी, r% है तो r/100, किसका, लेकिन जितना भी अमाउंट प्रेजेंट होगा उसको टी टाइम पर, तो p होगा वो। ये डिफरेंशियल इक्वेशन तैयार कर दी। सॉल्व कैसे किया, इस p को उठाया dt के नीचे रख दिया, देखो, और ये dt सामने चला गया r/100 के साथ, और इसके बाद हमने दोनों साइड पे इंटीग्रेशन का साइन भी लगा दिया। 1/p का इंटीग्रेशन log p, और r/100 को बाहर रख लिया, 1 बचा, 1 का इंटीग्रेशन हमने t कर दिया, क्योंकि यहाँ पे dt लिखा हुआ है, और प्लस c कर दिया।
सी निकालने के लिए हर क्वेश्चन में एक ही कंडीशन यूज करेंगे, मैंने स्टार मार्क किया है। पी को 0 पुट करेंगे अपनी तरफ से यहाँ पे, और ये जो पी है इसको बना लेंगे क्वेश्चन के हिसाब से इनिशियल वैल्यू जो है, जैसे 100 रुपए है तो देखो पी को रख दिया 100 और टी को रख दिया 0। ये 100, ये 0, ये सी का सी, ये रहा। तो सी मिल गया हमें log 100, यहाँ पुट कर दिया वापस लाके, देखो ये रहा log 100। अब क्वेश्चन कह रहा है 100 रुपए के डबल हो गए भाई, तो अमाउंट हमने टी कर दिया 200 रुपए। कितने साल में? 10 साल में। टी को रख दिया 10, सी ऑलरेडी निकल चुका है। अब थोड़ा सिंप्लीफाई करा, 0 0 कैंसिल कर दी, ये log 100 जब इधर आके माइनस हुए तो 200 100 से डिवाइड होकर log 2 रह गया, और यहाँ पे रह गया r/10। अगर log 2 की वैल्यू दी हुई है तो रख लेंगे, वरना आंसर को ऐसे ही छोड़ देंगे। log 2 की वैल्यू है 0.6931, क्रॉस मल्टीप्लाई 10 से किया 6.931 या लगभग 7%। लिखो, इन अ कल्चर, ये मैं दीपांशु लर्न नहीं करूंगा, अगला थोड़ा जगह छोड़ के लिखो। इन अ कल्चर द बैक्टीरिया काउंट इज, in a culture the bacteria count is 1 lakh. In a culture the bacteria count is 1 lakh, full stop। मतलब 1 लाख वैसे लिखना नंबर में, 1 आगे 5 0, 1 लाख। अभी कल्चर में प्रेजेंट इतना बैक्टीरिया है, तो ध्यान रखें आपकी इनिशियल वैल्यू है क्वेश्चन की, ठीक है। आगे लिखें, द नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 10% इन 2 आवर्स। नंबर इज increased by 10% in 2 hours। 2 घंटे में 10% बढ़ जाता है। In how many hours? In how many hours will the count reach? In how many hours will the count reach 2 lakh? कितने घंटे में ये 2 लाख हो जाएगा, डबल हो जाएगा। मतलब if the rate of growth, if the rate of growth is proportional to, if the rate of growth is proportional to the number present। इस बार तो रेट भी नहीं दिया हुआ, बड़ी इस भाषा में बोल रहा है, इफ द रेट ऑफ ग्रोथ इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर प्रेजेंट। चलो आप मेरे साथ स्टार्ट करो। फर्स्ट लाइन, एट टाइम टी, हम मानेंगे शुरुआत में, एट टाइम टी कॉमा बैक्टीरिया इज पी। भाई अमाउंट नहीं, पैसा नहीं है ना, बैक्टीरिया का ग्रोथ है, तो हम लिख देंगे एट टाइम टी बैक्टीरिया इज पी, कैपिटल पी। ठीक है, अब इसका बैक्टीरिया का जो रेट है हम क्या लिखेंगे उसको, डीपी अपॉन dt। ये प्रोपोर्शनल है, ये सिंबल होता है प्रोपोर्शनल का, अल्फा का सिंबल। ये प्रोपोर्शनल है, बताओ किसके, क्वेश्चन पढ़ के बताओ, लिखा हुआ है सिर्फ पढ़ो बस, क्या लिखा है, 10%। नंबर प्रेजेंट। टी टाइम पर कितना बैक्टीरिया प्रेजेंट माना है आपने, तो ये पी के प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनल जब तक हटेगा नहीं ये सॉल्व नहीं होगी। मैं प्रोपोर्शनल को जब इक्वल बनाऊंगा, जब प्रोपोर्शनल इक्वल बनता है तो क्या होता है मालूम है, तो जो नंबर प्रेजेंट है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होगा, रेट ऑफ, सॉरी, रेट तो ये है, ये जो रेट हमने लिखा है कि dt बाई dt रेट ही होता है। ये प्रोपोर्शनल हो गया, ये प्रोपोर्शनल का साइन किसके प्रोपोर्शनल, एक वैल्यू जो t टाइम पे मौजूद होगी, t पे अगर इसका रेट निकाल रहे हो तो t पर ही जो मौजूद वैल्यू होगी वो p होगी। और जब भी प्रोपोर्शनल का साइन हटके इक्वल आता है, एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो जाता है, चाहे वो k ले लो चाहे वो कुछ भी ले लो। जैसे मान लो मैंने कहा कोई x है, वो प्रोपोर्शनल है y के, इसका मतलब होता है y बढ़ेगा तो x बढ़ेगा, y घटेगा तो x भी घटेगा। तो इसका मतलब जो x है वो y के k टाइम्स के इक्वल चल रहा हो। अब k की वैल्यू अगर लेस देन 1 लोगे तो y घटा x भी घटेगा, k की वैल्यू बड़ी लोगे तो x भी बढ़ेगा y के टाइम्स में। तो ये चीज सही नहीं, पहले ये बताओ। चलो अब इसमें एक काम करो, p को dp के नीचे रखो, k कांस्टेंट है ध्यान रखना, और dt को k के पास ले जाओ और इंटीग्रेशन का साइन लगाओ। अब इंटीग्रेशन सॉल्व करके बताओ। हाँ क्या रहा है, log p
के टी प्लस सी, तो भाग लिया था मैंने उसको, तो वन का इंटीग्रेशन। हाँ कोई बात नहीं, दोनों निकालेंगे। देखो भैया, अब बताओ सी निकालने की कंडीशन मैंने आपको क्या बताई थी, सी निकालने की कंडीशन। ठीक है, पुट करो, पी को 0 पुट करो, बैक्टीरिया बोलो पी कितना लेना है, 1 लाख। चलो सी निकालो सबसे पहले, तो पी को 0 पुट करेंगे और पी को पुट करेंगे इनिशियल वैल्यू 1 लाख, तो आपको सी मिल जाएगा यहाँ से। लॉग 1 लाख है ना, ये ऐसे आ गया वो देखो, लॉग 1 लाख इज इक्वल टू ये 0 प्लस सी, तो यही सी की वैल्यू हो गई। अभी सी की वैल्यू को वापस जाओ, सी की जगह फिर पुट कर दो जाके, तो लॉग पी का लॉग पी, के टी का के टी प्लस लॉग 1 लाख। अब प्रॉब्लम ये है, इसमें अभी के भी फंसा हुआ है, अब के निकालना है। अब क्वेश्चन से पढ़ेंगे कुछ हम, अब हमें नहीं पता क्या लेना है, अब मैं क्वेश्चन से पढ़ता हूं। नंबर 10% बढ़ जाएगा 2 घंटे के अंदर। 2 घंटे किसकी वैल्यू हो गई, टी की। 2 घंटे में 10% बढ़ जाएगा। अब बता दो 1 लाख का 10% कितना होता है, 10,000 बढ़ा के बताओ कितना हो गया। तो ये आपको दूसरी कंडीशन मिल गई कि जब टी हमारा 2 घंटा होगा, जब टी 2 होगा, तो पी कितना होगा बोलो, 1,10,000। अब इन दोनों वैल्यू को भी यहां पुट करके मुझे अब के बताओगे आप, अब के निकलेगा देखो आपका यहां से। इसमें 2 कंडीशन क्यों इस्तेमाल करनी पड़ रही है, क्योंकि क्या करें, इन्होंने यहाँ पे प्रोपोर्शनल दिया था, ये प्रोपोर्शन ना देते तो हमारा ये के ना आ रहा होता। अब यहाँ पे आप p की जगह 2 रख दो, ये तो ऐसे रहेगा log 1 लाख, p की जगह 1,10,000 रख दो। के की वैल्यू आ रही है हाफ लॉग 1.1। ठीक है, ये 2 के, ये इधर जाके माइनस होगा ना, तो ये इसको डिवाइड कर देगा, कितना हो जाएगा 1.1, तो इधर रह जाएगा log 1.1, उधर आ जाएगा 2 के की वैल्यू कितनी हो गई, हाफ log 1.1। क्या यहाँ तक क्लियर है। अब के की वैल्यू को वापस जाओ अपनी जगह पे रखो, इसी जगह पे रखो के जहां से निकाल के लाए हो। एक और बनाओ आंसर अपना नीचे, अब यहां लिख देता हूं। देखो मैं फिर से बताता हूँ, क्वेश्चन कह रहा है जी आपका जो नंबर है वो 10% बढ़ गया, कितने घंटे में, 2 घंटे में। तो हमने टी को तो ले लिया 2 घंटे, और आपका जो बैक्टीरिया है वो 10% बढ़ाना है आपको, तो 1 लाख का उसका 10%, 10,000 जोड़ दिया, 1,10,000। अब आपकी जो इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन ये बन चुका है, देखो log p, यहाँ पे के की वैल्यू रखेंगे ये वाली, हाफ log 1.1 प्लस log 1 लाख, ये बन गया। अच्छा यहाँ पे टी भी आएगा, सॉरी, ये टी आएगा प्लस log 1 लाख। ये मैंने यहाँ पे ना टी तो पी रहने दिया, आपको यहाँ पे के की वैल्यू पुट कर दी, हाफ log 1.1, ये टी को टी रहने दिया, और ये log 1 लाख का log 1 लाख। अब बोलो क्वेश्चन में बैक्टीरिया कितना चाहिए आपको, 2 लाख। अब बताओ यहाँ पी को क्या पुट करोगे, 2 लाख, और यहाँ से क्या निकालोगे, अब आप टी निकालोगे, निकाल के दिखाओ टी। So 2 log 2 upon log 1.1. वहीं वहीं छोड़ देना आंसर, अब कोई वैल्यू गिवन नहीं, ऐसे ही छोड़ेंगे इसमें। कोई वैल्यू गिवन है ठीक है, अदरवाइज हम लॉग टेबल से वैल्यू नहीं देख रहे हैं। मैं इसका आंसर देख लेता हूँ किस फॉर्म में दिया हुआ है। इसका आंसर जी ये दिया हुआ है, देखो बुक में लिखा हुआ है इसका आंसर, 2 log 2 अपॉन log 1.1, ये Yes. आंसर। अच्छा इसके आगे क्या है, टाइम है, तो आवर्स लिखूं, मिनट्स लिखूं, ईयर्स लिखूं, Hours. आवर्स। इतने घंटे लगेंगे डबल होने। अब ये वैल्यू जो भी होगा पुट कर दी जाएगी जब भी यूज होगी, तो वरना ही छोड़ देंगे। अब बोलो सही में आया। अब एक और ट्राई करो, फिर हम इसको वाइंड अप करेंगे, एक और ट्राई करो। अब एक बार पूरा आप अपने आप करके देखो। इन अ बैंक principal increases, in a bank principal increases at the rate of 5% per year. In a bank principal increases at the rate of 5% per year, full stop.
an amount of rupees 1000 and amount of rupees 1000 is deposited with this bank. ये आपकी इनिशियल वैल्यू है, ठीक है, 1000 रुपए. An amount of rupees 1000 is deposited with this bank, comma, how much will it worth? How much will it worth after 10 years? How much will it worth after 10 years? तो 10 साल बाद इसकी कीमत कितनी हो जाएगी, और इसमें एक वैल्यू गिवन है, वो आप लिख लो, कहीं यूज होगी तो कर लेना. e raised to the power 0.5. e raised to the power 0.5 की वैल्यू गिवन है 1.648. अगर कहीं यूज हो तो ये कर सकते हो आप. आदित्य आप क्वेश्चन लिखो भाई, बाकी लोग स्टार्ट कर दो. आदित्य क्वेश्चन लिखो. इन अ बैंक प्रिंसिपल इंक्रीजेस, आप लोग शुरू कर दो, बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे वाला किया. इन अ बैंक प्रिंसिपल इंक्रीजेस एट द रेट ऑफ 5% per year. In a bank, principal increases at the rate of 5% per year, full stop. An amount of rupees 1000, an amount of rupees 1000 is deposited, comma, how much will it worth? How much will it worth after 10 years? 10 साल बाद इसकी कीमत क्या होगी? How much will it worth after 10 years? और इसमें एक ही वैल्यू नोट करनी है आपको. e raised to the power 0.5 की वैल्यू दी है. अच्छा भी ट्राई कर लो. अब आप लोग नहीं आएगा मैं फिर से बता दूंगा, एक बार ट्राई कर. मैं फिर से बता देता हूँ. इस बार प्रोपोर्शन तो वर्ड यूज किया नहीं उसने, है ना. तो पहले तो आप इधर लिख लोगे डीपी अपॉन डीटी. इस बार यहाँ पे इक्वल आएगा, प्रोपोर्शन नहीं है. मैंने कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है आपको, तो 5% लिखो, यानी 5/100. और 5/100 हमेशा किसका निकलता है? जो टी टाइम पे अमाउंट माना हुआ होता है आपने, और वो आपने माना है पी. तो यहाँ पर क्या आया? डीपी अपॉन डीटी इज इक्वल टू 5/100 इंटू पी. बस 500 यानी 1/20 कर सकते हो उसको. अब फटाफट से सेपरेट कर लो वेरिएबल्स. पहले तो वही रखेंगे, टी को 0 और पी को 1000, उससे आपका सी निकल आएगा. सी निकालने का एक ही तरीका है, टी को 0 रखना है और पी को इनिशियल अमाउंट 1000 रख देना, तो आपको सी मिल गया होगा. अब सी को वापस अपने आंसर में पुट कर दो जो आंसर निकाला हुआ है. सी को अपने आंसर में वापस जाके पुट कर दो. सी की वैल्यू आ गई log 1000. अच्छा, अब और कुछ तो निकालना नहीं है एक्स्ट्रा, बस सी निकालना था, हमने निकाल लिया. अब क्वेश्चन बताओ क्या कह रहा है, वो निकालेंगे ना. अमाउंट निकालना है, यानी कि पी निकालना है कितने साल बाद. तो टी की जगह 10 रख दो अपने आंसर में. जो भी आंसर आपने निकाला है वहां पे टी की जगह 10 साल पुट कर दो. आर तो दिया हुआ है ना 5%. ये 1000 बिगिन है. ये हाँ करेक्ट. 2 log 1 आ रहा है. एक मिनट जरा चेक करना. एक ये सॉरी, 2 log 1 कैसे आया? ये इक्वल रखा होगा आपने 5%. 5% से चेंज हो रहा है. 5% किसका? पी अमाउंट का. तो ये आपने ऐसे लिख दिया होगा डीपी अपॉन पी. इधर ये कैंसिल करके आ गया होगा 1/20 dt. फिर आपने इंटीग्रेशन कर लिया होगा इसका. इधर log p 1/20 भार, और इधर 1 का t प्लस सी. यहां तक कर लिया. अब आपने इसमें t की वैल्यू 0 पुट करके c कितना लिया है, सॉरी p कितना रखा है. जब t 0 होगा तो p कितना होगा? 1000 होगा. पुट कर देते हैं log 1000. यहाँ पे तो 0 हो जाएगा, ठीक है, उसको लिखने की जरूरत ही नहीं है. ये आपका c मिल गया आपको.
सी की वैल्यू को अपने आंसर में वापस डाल दो इस जगह पे। तो log p इज इक्वल्स टू 1/20t प्लस log 1000। अब देखते ही ये है, इसके बाद भी क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है वो चीज पुट करेंगे। क्वेश्चन कहता है कितने समय में, नहीं, 10 साल में कितना हो जाएगा पैसा। तो टाइम को रख देते हैं यहाँ पे हम लोग 10। तो 10/20 कितना हो गया, 0.5। ये वाले log 1000 अगर मैं इधर माइनस में ले आऊं तो लिख दो यहाँ पे ऐसे इसको, log p अपॉन 1000, और सामने कितना बचा है अभी, यहाँ पे अगर हम 10 रखेंगे तो 10/20 0.5 हो गया। ठीक है, मेरे को इस वैल्यू को यूज करना है, मैं इसलिए ऐसा किया। मैंने उस लॉग को इधर लाके log 1 बना लिया। अब इस लॉग का बेस बोलो, यहाँ पे कुछ दिख रहा है आपको, सर ई। दिख रहा है ना। तो अब मैं देखो इसको लॉगरिथम फॉर्म से कन्वर्ट करूंगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। एक बार फिर से समझो कैसे करते हैं। यहाँ बेस क्या है, ई। तो ये रहा बेस ई, ये बेस है। अब इसकी पावर में आएगा कुछ, दोबारा समझो। ये जो log 1000 है ना, जब ये इधर माइनस में आएगा तो आप क्या करते हो, आप इस p को 1000 से डिवाइड करके लिख देते हो। लिख दिया, फिर डिवाइड कर नहीं पाए इस बार, ऐसे लिख दिया। नहीं, p तो निकाल रहे हैं ना हम, p तो हमें निकालना है भाई। 1000 रुपए जमा करके आए हैं, तो अब 10 साल में कितना होने वाला है अमाउंट। तो t को 10 रख दिया, p को निकालने जा रहे हैं। अब इसको मैंने e को देखो यहाँ लिखा, बेस बनाया। इसकी पावर में बता सकते हो क्या नंबर आएगा। 2.5। यस, ये जो नंबर है सामने, ये नंबर इसकी पावर में जाएगा, तो ये 0.5 हो गया। ये इधर का LHS है। अब बताओ RHS में क्या लिखा जाएगा। 3,000। राइट, ये जो p की वैल्यू है, ये हमें क्यों करना पड़ा, क्योंकि हमें ये वैल्यू दी है, तो इसका वो आपसे इस्तेमाल करवाना चाहते हैं। अब आप इसकी वैल्यू को पुट कर लो, 1000 मल्टीप्लाई करके मुझे आंसर बता दो, 1648। तो 10 साल में 1000 रुपए के 1648 रुपए हो जाएंगे, अगर ग्रोथ रेट यही रहा। क्या क्लियर है। हाँ, लास्ट में कुछ ना कुछ या तो टी पूछेगा, पी दे देगा, या टी दे देगा, पी पूछ लेगा। फिर पहले वाले क्वेश्चन में पी और टी दोनों देके उसने आर पूछ लिया था, जो पहला क्वेश्चन किया था हमने। एक और, उसमें आर दे नहीं रखा था, आर ही पूछा था उसने। एक और करो चलो। इन अ बैंक प्रिंसिपल इंक्रीजेस, लास्ट कर रहे हैं बस ये। इन अ बैंक प्रिंसिपल इंक्रीजेस एट द रेट ऑफ 5% per year. In a bank, principal increases at the rate of 5% per year. Five percent per year. In how many years rupees 1000 double itself? In how many years rupees 1000 double itself? ये वाला करके दिखाओ। इसमें कोई वैल्यू नहीं दी हुई है, आप लॉग वॉग में आंसर छोड़ सकते हैं। सर 20 log 2। यस सर, यही आ रहा है।
Sir, you are muted. हाँ जी, सबका आ गया 20 log 2। Yes, sir. चलो जी आगे चलते हैं। अब इसमें एक लास्ट एप्लीकेशन बची है, इसमें से भी क्वेश्चन आएगा ही आएगा कंफर्म। मार्जिनल कॉस्ट से कॉस्ट निकालना, मार्जिनल रेवेन्यू से रेवेन्यू निकालना। ये हमने करे तो नहीं है ना अभी, या कर लिया है? मुझे याद नहीं आ रहा। ये वाले देखो ना, MC होता है DC बाय DX। मार्जिनल कॉस्ट मतलब कॉस्ट का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू यूनिट्स। और मुझे अगर C निकालना है तो दोनों साइड का इंटीग्रेशन करेंगे, ये नहीं किए तो C इज इक्वल्स टू हो जाएगा, एप्लीकेशंस में नहीं किया ना ये, वो तो उसमें किए थे ना, प्रोड्यूसर प्लस कंज्यूमर सरप्लस में, ये वाले अलग से नहीं किए ना, ठीक है। एंड सिमिलरली मार्जिनल रेवेन्यू इज रेवेन्यू का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और अगर रेवेन्यू निकालना होगा तो हम DR बाय DX कर देंगे। और अगर प्रॉफिट पूछेगा तो रेवेन्यू में से कॉस्ट को माइनस करके प्रॉफिट निकाल के उसको मैक्सिमाइज करेंगे। सिर्फ आप इतना लिख लो बस। क्वेश्चन कराऊंगा बीकॉम वाली बुक से। आज तक आपके जो 2 क्वेश्चन प्रॉब्लम थी शायद यही वाली थी मेरे ख्याल से, यही टाइप के क्वेश्चन थे ना वो? Yes, sir. चलो मैं अभी करा देता हूँ। So उसमें partial fraction लगे नहीं रहा. अच्छा मैंने भी देखा, अभी करा सकता हूँ, अभी कराते हैं। लिखो जी, स्टार्ट करते हैं। इसमें से भी क्वेश्चन 100% आएगा, क्योंकि बीकॉम में काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है ये वाला। स्टार्ट करें, लिखो। ये एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रल्स का ही पार्ट है। एप्लीकेशंस ऑफ बेसिक कहलाती हैं ऑफ कैलकुलस इन कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स। एप्लीकेशंस ऑफ कैलकुलस इन कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स। बोलो क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, marginal cost function of a firm is given by, marginal cost function of a firm is given by MC is equal to 3000 into e raised to the power 0.3x plus 50। ये किसी फॉर्म का मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन दिया हुआ है। फुल स्टॉप। If the fixed cost is rupees 80,000, if the fixed cost is rupees 80,000, अगर फिक्स कॉस्ट इस फर्म की 80,000 रुपए है, फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ द फर्म। तो टोटल कॉस्ट बतानी है फिर एक्स यूनिट्स की। यहाँ पे एक्स जो है वो नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड है। एक क्वेश्चन पहला मैं करता हूँ, फिर आप ट्राई करो, आप भी साथ साथ करते रहो। आपको सबसे पहले ये लिखना है, जो सी होता है ये मार्जिनल कॉस्ट का इंटीग्रेशन होता है। सी जो होता है मार्जिनल कॉस्ट का इंटीग्रेशन का मतलब है 3000 इंटू ई रेज टू दी पावर 0.3x का विद रेस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेशन होना। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? 3000 तो बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है। अब आप मुझे याद करके बताएं ई टू दी पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? ई टू दी पावर एक्स होता है, बस यही होगा और कुछ नहीं होगा। ध्यान करो, ध्यान से Divide by देखो। 0.3. डिवाइड बाय एक्स का कोफिशिएंट नहीं भूलना है। आप इसको एक्स पढ़ रहे हो ना, तो कर भी रहे हो ई टू दी पावर एक्स का ई टू दी पावर एक्स, लेकिन ये एक्स नहीं है, इसमें एक्स का कोफिशिएंट है 0.3, वो डिवाइड में रख दिया। क्या आंसर आ रहा है कितने? सर प्लस 50 भी तो है वो MC में। अच्छा सॉरी, 50 रह गया भाई, सॉरी। प्लस 50 भी तो है, तो 50 का अलग से कर लेते हैं। 50 का इंटीग्रेशन बोलो भाई, 50x एंड प्लस कोई भी कांस्टेंट के ऐड कर लेना, सी मत ऐड करना, सी यहाँ पे भी है ना कहीं वो मर्ज ना हो जाए सी। ये पॉइंट हटाया, ऊपर 0 लगा लेते हैं, 3 से 30,000 कैंसिल करके ये आपका कॉस्ट फंक्शन आ गया 10,000 e टू दी पावर 0.3x प्लस 50x प्लस के। सिंपल सा इंटीग्रेशन यूज होगा। अब ये फिक्स कॉस्ट को कैसे यूज करना है ये समझ लो।
देखो कोई भी जो टोटल कॉस्ट फंक्शन होता है वो दो कॉस्ट को ऐड करके बनता है, वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट। अगर आपको खाली फिक्स कॉस्ट निकालनी है तो वो टोटल कॉस्ट के इक्वल हो जाएगी, लेकिन कब? जब आप वेरिएबल कॉस्ट को जीरो बनाओगे। अगर वेरिएबल कॉस्ट जीरो हो जाए तो टोटल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट बराबर हो जाती है। और वेरिएबल कॉस्ट जीरो कब होगी? जब आप यूनिट्स को जीरो प्रोड्यूस करोगे। तो कुल मिला के छोटी सी बात ये, अगर आप फिक्स कॉस्ट को टोटल कॉस्ट बनाना चाहते हो, आपकी फिक्स कॉस्ट जो है वो टोटल कॉस्ट हो जाएगी। ये सी हमारी टोटल कॉस्ट है, इसकी जगह 80,000 आ जाएगा। लेकिन कब आएगा बताओ? जब आप एक्स को जीरो रख दोगे। जब नंबर ऑफ यूनिट जीरो हो जाएंगी तो ये जो आपकी टोटल कॉस्ट है 80,000 हो जाएगी। तो सिंपल सी बात, आप सी की जगह रख दो 80,000 और जितने इसमें एक्स हैं सबको जीरो पुट कर दो। यहां से शुरुआत करेंगे 10,000 इंटू ई टू दी पावर जीरो, वो तो 1 हो गया, तो 10,000 रह गया, प्लस ये जीरो हो गया, एक्स को जीरो पुट किया, प्लस के की वैल्यू बोलो आप 70,000। अब इस के की वैल्यू को अपने कॉस्ट फंक्शन में यहां पुट करके ये आपका कंप्लीट कॉस्ट फंक्शन रेडी हो गया। तो आपका कॉस्ट फंक्शन आ गया 10,000 e टू दी पावर 0.3x प्लस 50x एंड प्लस 70,000। ये पूरा आपका कॉस्ट फंक्शन आ गया। तो मैंने पॉइंट उठा के ऊपर जीरो कर दिया था, फिर 3 से ना 30,000 डिवाइड करके बना दिया था उसको 10,000। कोई डाउट है तो पूछो, कोई चीज अगर लग रहा है क्लियर हो रही है ट्राई करना। मैं दोबारा बताता हूँ। देखो टोटल कॉस्ट दो कॉस्ट से मिलकर बनी है, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट। अगर मैं टोटल कॉस्ट को फिक्स कॉस्ट बनाना चाहूँ तो मुझे वेरिएबल कॉस्ट को जीरो रखना होगा। और वेरिएबल कॉस्ट जीरो कब बनेगी? जब नंबर ऑफ यूनिट जीरो प्रोड्यूस हो। तो सीधी सीधी बात, ये जो मेरी टोटल कॉस्ट है ये मैंने 80,000 बना दी, यानी मैंने इसको क्या बना दिया? फिक्स कॉस्ट बना दिया। तो मुझे क्या करना होगा? नंबर ऑफ यूनिट्स को जीरो प्रोड्यूस करना होगा। तो जितने इसमें एक्स हैं उनके सबके प्लेस पर जीरो पुट कर दिया। तो ये तो आपका 10,000 ई टू दी पावर जीरो बनता, तो रह गया खाली 10,000। ये आपका जीरो हो गया और प्लस के रह गया, तो के निकल गया इस तरह से हमारा। ट्राई करो। मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन MC इज इक्वल्स टू मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन MC इज इक्वल्स टू दिया हुआ है 6 प्लस 10x 6 प्लस 10x माइनस 6x स्क्वायर। ये आपके किसी फॉर्म का मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन है। क्वेश्चन नंबर 2, मार्जिनल कॉस्ट 6 प्लस 10x माइनस 6x स्क्वायर है। आगे लिखो, द टोटल कॉस्ट फंक्शन of producing one unit is rupees 12. The total cost मैंने क्या बोला? The total cost of function नहीं है ना। The total cost of producing one unit is rupees 12. Find the total cost and average cost function. Find the total cost and average cost function. नहीं, इस बार गिवन है एक यूनिट की कॉस्ट 12 रुपए आई, एक्स की वैल्यू 1, C12। एक यूनिट की कॉस्ट 12 रुपए आती है टोटल, तो वहां से आपको सी के मिल जाएगा। पहले तो इंटीग्रेशन करो, इंटीग्रेशन करके पहुंचो पहले सी तक। हाँ, जो मैंने दिया ना ये एमसी हो जाएगा, इसको इंटीग्रेट करना है आपने, तो सी निकल आएगा इससे। के की वैल्यू निकाल ली है सर? डन। टोटल कॉस्ट फंक्शन चेक कराना है उसका। 6x plus 5x square minus 2x cube plus 12. प्लस 12 12. एक बार चेक करो, प्लस 3 आ रहा है लास्ट, मतलब बुक में आंसर जो दिया हुआ है। C So is cost equals per to यूनिट कितना करते हैं? 12 ही तो है।
हाँ 12 भी बोलिए मैंने, 1 यूनिट की कॉस्ट। एक बार इंटीग्रेशन चेक करना, 6 का 6x किया होगा, 10x का 10 इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2, 6 के साथ एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस के, यही है ना इंटीग्रेशन। कॉस्ट दी हुई है 12 रुपए, लेकिन कब है 12 रुपए? यहाँ पे कह रहे हो 10 समझो मेरा इंटीग्रेशन से बाहर गया होगा, मैंने खाली x का किया होगा, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 मैं भी से काटूंगा अभी देखो, और इसको भी काट दूंगा वो तो मैं, ठीक है ना। अब कॉस्ट मेरी 12 रुपए है, लेकिन कब है? जब 1 यूनिट है, तो x को 1 पुट करो, 6 प्लस 5 माइनस 2 प्लस के, तो 12 इज इक्वल्स टू 11 में से 2 गए, 9 प्लस के, तो आज तक के तो 3 आ रहा है भाई, देखो जरा चेक करो। I got my mistake. ओके, अब के की वैल्यू 3 पुट करो, लो बन गया कॉस्ट फंक्शन। तो कॉस्ट फंक्शन बन गया आपका 6x प्लस 5x स्क्वायर माइनस 2x क्यूब प्लस 3, ये रहा ना 6x। बस मैंने के की वैल्यू पुट की है, बाकी तो सारा वही रखा है। देखो एवरेज कॉस्ट याद है कैसे निकलती थी, कैसे निकलती है बताओ, अपॉन एक्स, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, मतलब एक यूनिट की क्या कॉस्ट बैठेगी। एवरेज कॉस्ट इज टोटल कॉस्ट फंक्शन डिवाइडेड बाय एक्स, तो सबको एक्स से डिवाइड करके लिखते जाओ, 6 प्लस 5x माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3 अपॉन एक्स, हर टर्म को x से डिवाइड करके लिख दिया। नेक्स्ट थोड़ा सा लेवल बढ़ाएंगे, बेसिक इंटीग्रेशन तो ये कर लोगे आप। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, मार्जिनल कॉस्ट लिख लो, दी हुई है सीधा। मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग x यूनिट दी हुई है, log x का होल स्क्वायर, log x का होल स्क्वायर। फाइंड द टोटल कॉस्ट फंक्शन, वही मतलब c निकालना है। फाइंड द टोटल कॉस्ट फंक्शन if the cost of producing 1 unit, if the cost of producing 1 unit is rupees 20, if the cost of producing 1 unit is rupees 20, करें निकालना क्या था, टोटल कॉस्ट फंक्शन सी निकालना है, मतलब ये पूरा सी एंड से तैयार करना है आपको, और एक यूनिट की कॉस्ट 20 रुपए दी हुई, ट्राई करो। हाँ जी, कैसे होगा ये इंटीग्रेशन? By parts. इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। याद है बाय पार्ट कैसे लगाते थे, एक बाहर जाएगा एक अंदर रहेगा, ये ऐसे होता था ना, बाय पार्ट में आपको याद करवा देता हूँ। एक बाहर रहेगा, इंटीग्रेशन दूसरे का करेंगे, माइनस इंटीग्रेशन जिसको बाहर ले गए थे यहाँ पे उसका डिफरेंशिएशन आएगा, और इनटू यही वाला इंटीग्रेशन यहाँ फिर से आएगा। ये है बाय पार्ट का फॉर्मेट। बाय पार्ट लेकिन लगेगा दो फंक्शन में, और ये तो अकेला फंक्शन है, वन लेंगे, करेक्ट। इंटीग्रेशन ऑफ log x का होल स्क्वायर इनटू 1 dx। अब बताओ जरा इसमें से बाहर किसको लोगे? Log x का whole square. जो नहीं आता। अब आप में से, आपको बताओ इसमें से किसका इंटीग्रेशन नहीं आता, तो बस यही बाहर जाएगा, log x का होल स्क्वायर बाहर जाएगा, इंटीग्रेशन में बनाएगा dx माइनस इंटीग्रेशन जो बाहर गया था यहाँ पे उसका डिफरेंशिएशन करना है। सीधा बोलो, लिखूंगा सीधा, पूरा बोलो, 2 log x पूरा upon बोलो। 1. चेन रूल नहीं लगा रहे हो, डिफरेंशिएशन का भूल रहे हो। 2 log x upon x. राइट, आज समय जान के नहीं बोल रहा हूँ, एक्चुअली मैं पूछना चाह रहा हूँ इनसे। 2 पावर आगे लाए, log x की पावर 1 हो गई, सही है, आपने स्क्वायर का कर दिया, बिल्कुल सही कर दिया। log x का कहाँ किया अभी तक, इनटू 1 अपॉन x, ये हुआ पूरा। और जो सेकंड है उसका यहाँ पे इंटीग्रेशन करना है, कर दो सीधा, इसका 1 का इंटीग्रेशन कर दो x, अब खाली एक ही dx आएगा। मतलब आपने दोनों चीजें परफॉर्म करके लिख दी हैं। ये x x काट दिया है, इसके बारे में जरा खुद सोचो क्या करना है 2 log x में।
इसको अगले स्टेप में x लिख लेना यहाँ पे, ठीक है। log x का होल स्क्वायर इंटू एक्स, इसका सोच लो क्या करोगे, ये तो फिर फंस गया। 2 log x का इंटीग्रेशन कैसे करोगे? 99% बच्चे पता है क्या लिखते हैं, 2 अपॉन एक्स डिफरेंशिएट करते हैं। कीर्तन दोबारा बोलो। सर बाय पार्ट। फिर से बाय पार्ट लगाओ, एकदम करेक्ट। फिर से बाय पार्ट लगाओ, इस बार 2 और log x में लगा लो। एक काम करो, 2 बार बाय पार्ट लगेगा इसमें। So could you please tell the answer? अपना बताओ पहले आस्था। Sir, x log x whole square minus आगे 2x log x plus हाँ 2x plus 18. यही आ रहा है। कर लो भी, बाकी लोग भी कर लो। 2 log x में फिर से बाय पार्ट लगा के फिर ये सॉल्व होगा फाइनली। पहले तो इंटीग्रेशन करके बताओ क्या आ रहा है पूरा। नहीं नहीं, ये तो आ ही चुका है ना पहले वाला, तो ये तो आपका लिख ही चुके हो ना, इसको तो चलाओ ऐसे ही। ये तो ऐसे हो गया, देखो log x का होल स्क्वायर था, यहाँ आपने 1 का इंटीग्रेशन x कर लिया, माइनस एक ब्रैकेट स्टार्ट करके फिर से बाय पार्ट इन दोनों में लगाते हैं। तो इन दोनों में किसको बाहर रखोगे? log x को बाहर रखोगे ना, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन नहीं आता आपको। तो log x को चलो बाहर रख लिया, इंटीग्रेशन में किसको रखोगे अंदर? तो 2 का इंटीग्रेशन बोलो मेरे को डायरेक्ट, 2x हो गया। चलो आगे चलते हैं, माइनस इंटीग्रेशन, जिसको बाहर रखा था उसका डिफरेंशिएशन बोलो यहाँ पे 1 अपॉन एक्स, और इनटू में यही वाला 2x। अभी dx और लिखना है, अगले स्टेप में जाएगा नीचे। अब आ जाओ यहाँ से, c इज इक्वल्स टू log x का होल स्क्वायर इंटू एक्स, ब्रैकेट खोलते जाना, माइनस ये 2x log x, ये ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस। अच्छा, इस इंटीग्रेशन में क्या हो रहा है, एक्स एक्स तो कैंसिल हो ही रहा है, तो खाली 2 ही तो बचा है, 2 का बोल दो इंटीग्रेशन, 2 का 2x एंड प्लस के, हो गया। लो सॉल्व। अब x को 1 पुट करना है जितने x हैं, और c की जगह 20 रुपए पुट करना है आपको, तो आपको k मिल जाएगा। k कितना आ रहा है, k चेक कराओ, 18 आ रहा है। x के प्लेस पे 1 पुट करना है जितने x है, और c आपका 20 रुपए हो जाएगा। ये 18 आना चाहिए, चेक करो। आगे 18, अब 18 पुट करके एक ना फाइनल आंसर लिख देना नीचे। log 1 हमेशा 0, log 1 हमेशा 0, बेस कोई भी हो जाए तो ये 0 हो जाएगा, log 1 में ये भी 0 हो जाएगा, ये 2 रह जाएगा, और ये 20 हो जाएगा। तो 20 माइनस 2 के 18 हो गया। अब के को 18 वापस डाल देंगे, आपका कॉस्ट फंक्शन तैयार। नेक्स्ट, मार्जिन कॉस्ट दिया हुआ है, लिखो। ओके, ये सबका हो गया ना, आगे ना सही में ये। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 4। ओके, मार्जिन कॉस्ट लिख लो आप सीधा।
मार्जिनल कॉस्ट है 3, इसके आगे ब्रैकेट में 3x+4 होल पावर माइनस हाफ, ये मार्जिनल कॉस्ट है। एंड फिक्स कॉस्ट इज 2। फिक्स कॉस्ट इज 2। फाइंड द एवरेज कॉस्ट find the average cost for 7 units. करें 7 यूनिट की एवरेज कॉस्ट बतानी है। पहले तो कॉस्ट निकालो, एवरेज कॉस्ट तो बाद में निकलेगी। फिक्स कॉस्ट है 2 रुपए। इंटीग्रेशन कैसे होगा, पहला क्वेश्चन तो यही है, बहुत आसान है, आपको आता है करना, ध्यान नहीं है बस। c इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, अच्छा माइनस हाफ पावर को अगर प्लस हाफ बनाना हो तो नीचे ले आएंगे, और नीचे अगर हाफ पावर प्लस में आ जाएगी तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ √3x+4। ये और ये एक ही बात तो है ना। अब याद करके बताओ 1/√x का इंटीग्रेशन क्या होता है, डायरेक्ट होता है 2 root x. 1/√x। नहीं यार, आज से एक बार और बोलना। So 2 root x. करेक्ट, ये याद रखो। जैसे आपने 1/x का परमानेंट याद किया हुआ है log x होता है, आपने e⁻x का याद किया हुआ है e⁻x होता है, ऐसे ही 1/√x का डायरेक्ट याद रखो, काम आएगा। और एक ये भी याद करना आप, 1/x² अगर आ जाए तो इसका इंटीग्रेशन -1/x याद करो, ये काम आते हैं। जैसे कि अब यहाँ ये काम आएगा, देखो। तो मैं इसको √x क्यों पढ़ रहा हूँ, क्योंकि ये लीनियर है, इसलिए मैं इसमें ये वाली आइडेंटिटी डायरेक्ट लगाऊंगा। देखो 3 तो मेरा वैसे ही बाहर हो जाएगा, मल्टीप्लाई 1/√x का प्रिमिटिव 2√x, मैं लिखूंगा 2√√3x+4। लेकिन ये कंप्लीट नहीं है, कुछ मिसिंग है, बताओ क्या, 3/3. /3। x का कोफिशिएंट जरूर आएगा, एंड प्लस के, लो हो गया इंटीग्रेशन सॉल्व, आगे अपना आप कर लो। अब 3 कैंसिल भी कर दिए। अब इसमें फिक्स कॉस्ट है, उसको बनाना टोटल कॉस्ट, और फिक्स कॉस्ट टोटल कॉस्ट कब बनती है, जब x 0 हो जाता है। हाँ C7 नहीं, कितना था मेरा कॉस्ट, 2 था, 2। फिक्स कॉस्ट इज 2। वो तो एवरेज कॉस्ट बतानी है 7 यूनिट के बाद में बताएंगे। हाँ, एक्स को हमेशा 0 लो जब भी फिक्स कॉस्ट की बात आएगी, तो टोटल कॉस्ट फिक्स कॉस्ट बन जाएगी, एक्स को यहाँ 0 रख देना, 2√0+4 4 एंड प्लस के। अब के बताओ सॉल्व करके कितना आ रहा है, दोबारा देखो -2, ये 4 हो गया ना सॉल्व करके, 2 × 2 4, 4 2 में से 4 माइनस करो तो के आपका -2। अब के की वैल्यू को यहाँ पुट कर दो तो कॉस्ट फंक्शन तैयार हुआ 8/7 आ रहा है. 8/7। एक मिनट, हाँ जी बिल्कुल यही आ रहा है, फाइनल आंसर 8/7 ही आ रहा है। ये निकल गया इसी जगह पे, यहां से निकाला ना, इसी जगह पुट करो तो सी आपका क्या आ गया, देखो कॉस्ट फंक्शन आ गया ट्वाइस ऑफ √3x+4 -2, ये कॉस्ट फंक्शन तैयार हो। हाँ, x की जगह 7 पुट करेंगे, हाँ वहां भी करेंगे। अब देखो आपको एवरेज कॉस्ट निकालनी होती है तो आप क्या करते हो, ये जो भी कॉस्ट फंक्शन होता है इसको आप x से डिवाइड कर देते हो, सभी टर्म्स को डिवाइड कर दिया x।
ये एवरेज कॉस्ट फंक्शन बन गया, लेकिन एवरेज कॉस्ट फंक्शन बताना है 7 यूनिट का। अब इसमें x के प्लेस पर 7 रख दो और सॉल्व कर लो जरा इसको। एवरेज कॉस्ट निकल तो गई है, लेकिन हमें निकालना एवरेज कॉस्ट के लिए हमेशा ध्यान रखो कॉस्ट डिवाइडेड बाय x। अब 7 यूनिट की चाहिए तो x को 7 पुट कर दो इसमें, 8/7 फाइनल आंसर। कोई प्रॉब्लम बताओ भाई, अगर आज नहीं आए तो। क्लियर हो गया? ये बस लास्ट टॉपिक है ना हमारा, इंटीग्रल कैलकुलस खत्म हो जाएगी फिर पूरी। सर जो फिर भी प्रॉपर्टी डिफरेंट इंटीग्रल्स की एक बार बता दो इसको। प्रॉपर्टीज वाले क्वेश्चंस और करा दूंगा, 3 4 4 5 6 और करा दूंगा मैं आपको। सॉल्व नहीं हो रहे हैं। अच्छा, अभी एक क्लास और कर लेंगे। अभी मैंने इसके आज को आपको आज टफ लेवल क्वेश्चंस नहीं कराए हैं, इजी लेवल कंप्लीट किया है। नेक्स्ट क्लास में इसको थोड़े से टफ लेवल पे भी कर लेंगे। वास्तव में 2-3 क्वेश्चन भेजे हैं, वो भी करा दूंगा मैं। मार्जिनल रेवेन्यू भी बचा है तो नहीं, एक क्लास और लगा लेंगे अभी। परसों वाली क्लास में माइंड अप हो जाएगा पूरा इंटीग्रल कैलकुलस। ओके जी, फिर आपका फाइनेंशियल मैथमेटिक्स 15 तो नंबर का। पूछने का। हाँ पूछो पूछो, अच्छा पूछो।